नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा अभी हाल ही में 14-15 महीने पहले जियो, एयरटेल और वीआई इन तीनों ही टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने अपने टैरिफ के दाम लगभग 27% तक बढ़ाए थे। अचानक इस बढ़ोतरी से परेशान होकर के बहुत से लोगों ने एक बार फिर से बीएसएनएल की सिम खरीदी और अपने नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करवाए। लोगों को उम्मीद थी कि अब बहुत दिन हो चुके हैं, क्या पता बीएसएनएल के नेटवर्क पहले से बेहतर हो गया हो। 2024 में जुलाई और अगस्त में ही बीएसएनएल ने लगभग 50 लाख नए कस्टमर जोड़े थे और जियो, एयरटेल, वोडाफोन तीनों ही कंपनियों ने अपने लाखों कस्टमर गंवाए थे। हो सकता है आप भी उनमें से हों जिन्होंने बीएसएनएल को एक मौका देने का सोचा था। और यही वजह थी कि 2024 के अंतिम क्वार्टर में और 2025 के शुरुआती क्वार्टर में बीएसएनएल 18 सालों के बाद पहली बार मुनाफे में गई। अब बीएसएनएल को तो मुनाफा हुआ, लेकिन जो लोग एक बड़ी ही उम्मीद लगा करके बीएसएनएल की तरफ गए थे उनको फिर से निराशा ही मिली। बीएसएनएल का हाल अभी भी वही है जो आज से 10-12 साल पहले हुआ करता था। नेटवर्क नहीं आना, कॉल नहीं लगना और इंटरनेट की स्पीड तो आप भूल ही जाओ। उसके लिए तो शायद आपको चार्जर ले करके टावर पे चढ़ करके ही बैठना पड़ेगा। दोस्तों, जब 2019 में भाजपा की सरकार दोबारा चुन करके आई थी तो बीएसएनएल का रिवाइवल भी उसके एजेंडे में से एक था और 2019 से लेकर के आज तक थोड़े बहुत नहीं, लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए बीएसएनएल को दिए जा चुके हैं। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए तो कभी लोन चुकाने के लिए। और जब भी इस तरह की खबरें बाहर आती थी तो लोगों के मन में एक उम्मीद जगती थी कि शायद अब सरकार के प्रयासों से बीएसएनएल फिर से अपने पैरों पर खड़ी होगी और आम जनता को इन मोबाइल कंपनियों की, जो कि एक तरह से डुओपोली बन चुकी है एयरटेल और जियो की, उनके मनमाने बढ़ाए गए दामों से कुछ राहत मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आज 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बीएसएनएल की सर्विसेज अभी भी जस की तस बनी हुई है। तो ऐसे में मन में ये सवाल उठना बहुत ही लाजमी है कि आखिर बीएसएनएल का रिवाइवल इतना धीमे क्यों हो रहा है। क्या सच में सरकार और बीएसएनएल में काम करने वाले जो अधिकारी हैं वो चाहते भी हैं कि बीएसएनएल फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो। बीएसएनएल के अधिकारियों की और जियो, एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियों के अधिकारियों की कोई मिली भगत तो नहीं है जिससे बीएसएनएल का रिवाइवल ऐसे ही धीरे धीरे कागजों पे तो चलता रहे लेकिन ग्राउंड पे उसका असर ना दिखे, ताकि इन प्राइवेट कंपनियों की लूट में किसी तरह की कोई अड़चन ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सरकारी बाबुओं को इन प्राइवेट कंपनियों से उनका हिस्सा मिल रहा है। चलिए आज इस वीडियो में इसी संभावना की तलाश करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपका जन्म 1990 से पहले हुआ है तो आपको अच्छे से याद होगा कि एक समय था जब बीएसएनएल का कनेक्शन लेने के लिए लोगों को लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। बड़े बड़े नेताओं से सिफारिशें लगवानी पड़ती थी, तब कहीं जाकर के बीएसएनएल का कनेक्शन मिलता था। और फिर 2002 में आया बीएसएनएल का सेल वन। बीएसएनएल का नेटवर्क कवरेज कुछ ऐसा था कि आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, लेकिन नेटवर्क आने की गारंटी रहती थी। 2005-2006 तक बीएसएनएल टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी थी। लेकिन फिर अचानक से ये कहानी बदलने लगती है। एक तरफ प्राइवेट कंपनियां धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही थी, अपनी सर्विसेज को और बेहतर कर रही थी, वहीं बीएसएनएल अपने सरकारी कंपनी होने का अभिशाप झेल रही थी। बीएसएनएल को चलाने वाले सरकारी बाबू नौकरशाही की सुस्ती और पॉलिसी पैरालिसिस में उलझे हुए थे। उसके बाद से कांग्रेस की सरकार में हुए घोटालों ने बीएसएनएल की कमर जैसे तोड़ ही दी। एक समय तो वो आ गया था जब बीएसएनएल का नाम ही लोगों ने रख दिया था, भाई साहब नहीं लगेगा। ये सब अभी चल ही रहा था कि इसी बीच 2016 में एंट्री हो जाती है रिलायंस जियो की। अंबानी साहब के लड़के ने पैसों के जोर पे ऐसा तूफान लाया, न जाने कितनी निजी कंपनियां उस तूफान में एक एक करके उड़ती चली गई। लोगों ने जियो का वो दौर देखा जब कॉलिंग फ्री थी, इंटरनेट फ्री था, वो भी 4G की स्पीड से, और वो भी 1-2 नहीं, कई महीनों तक। जियो के पहले देश में मोबाइल कंपनियां जो थी उनका 75% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ वॉइस कॉलिंग से आता था। और आज वो जियो का ही प्रभाव है कि आज कॉलिंग फ्री है और आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट डेटा के पैसे देने पड़ते हैं। एक तरफ जियो महीनों तक अपनी सेवाएं फ्री देता गया और दूसरी तरफ जो दूसरी प्राइवेट छोटी कंपनियां थी वो तेजी से अपना कस्टमर बेस खो रही थी। सभी के सभी लोग जियो की सिम ले रहे थे और अपने पुराने कनेक्शन बंद कर रहे थे। इस वॉर में न जाने कितनी कंपनियां जैसे एयरसेल, टेलीनॉर, यूनिनॉर एक एक करके बंद ही हो गई और देखते ही देखते 10-12 कंपनियों वाला टेलीकम्युनिकेशन मार्केट सिर्फ 3 कंपनियों में सिमट के रह गया। जियो, एयरटेल और किसी तरह से वोडाफोन और आइडिया ने अपना मर्जर करके अपने आप को बचाया और अभी तक संघर्ष ही कर रहे हैं। आपने मोनोपोली या डुओपोली तो सुना होगा, लेकिन अभी जो टेलीकॉम मार्केट में जो भी चल रहा है उसको अगर आप जियोपोली कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जियो के अलावा जो 2 कंपनियां हैं एयरटेल और वीआई, ये अब एक तरह से जियो की पिछलग्गू कंपनियां बन करके रह गई हैं। और जियो ने शायद इनको अभी तक इसीलिए सर्वाइव करने दिया है ताकि लोग जियो की मोनोपोली के खिलाफ आवाज ना उठाएं।
देश में दूसरी बार जब बीजेपी चुनाव जीत करके सत्ता में आती है तो कर्ज में डूबे हुए बीएसएनएल को बचाने के लिए उन्होंने एक मुहिम शुरू की। लोगों को भी उम्मीद दिखी कि अब शायद बीएसएनएल का कुछ उद्धार हो जाए और बीएसएनएल वापस से अपनी पुरानी पहचान पा लेगा। 2019 से लेकर के आज तक का रिकॉर्ड अगर आप देखें तो पैसा पानी की तरह बहाया गया है। आज तक मिला करके यह रकम लगभग 3,22,000 करोड़ रुपए है। बिहार के सालाना बजट से भी कहीं ज्यादा। 69,000 करोड़ का पहला पैकेज 2019 में आया था। फिर 2022 में 1,64,000 करोड़ रुपए दिए गए ताकि बीएसएनएल अपना कर्ज चुका सके। 2023 में फिर से 90,000 करोड़ रुपए दिए गए 4G और 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए। अब कागजों पर तो देखने में ये योजना बहुत ही अच्छी लग सकती है। उद्देश्य भी साफ है कि बीएसएनएल को इस लायक बनाया जाए कि वो जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों से सीधी टक्कर ले सके। अब पैसा आ गया, स्पेक्ट्रम मिल गया, लेकिन सेवाएं कहाँ हैं? जमीन पे कुछ भी नहीं दिखता। जिस भी तरह की प्रोग्रेस इस कार्य में हुई है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कागजों पर ही दिखेगा। एक तरफ जहां जियो ने अब दुनिया को अपना 6G का डेमो दिखा दिया है, बीएसएनएल अभी भी अपनी 4G सेवाएं ही सही से चालू करने के लिए संघर्ष कर रही है और हम सब मजबूर हैं जियो और एयरटेल, वीआई जैसी कंपनियों की सेवाएं लेने के लिए और इनके मनमाने ढंग से बढ़ाए गए दाम को चुकाने के लिए। और जब सरकार या मीडिया से ये सवाल पूछा जाता है कि इतनी देरी क्यों लग रही है बीएसएनएल की हालत में सुधार के लिए, तो उसका एक रटा रटाया कारण बता दिया जाता है, आत्मनिर्भर भारत। इनका कहना है कि बीएसएनएल जो 4G और 5G की सेवाएं देंगी, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्वदेशी तकनीकी से बनाया जाएगा, विदेशी उपकरणों का सहारा नहीं लिया जाएगा। चलिए अच्छी बात है, लेकिन कब बनेगा? 6 साल से ज्यादा बीत गए हैं और अब तो बीएसएनएल इस कार्य में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की भी मदद ले रहा है। 15,000 करोड़ रुपए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को भी दिया जा चुका है। स्वदेशी तकनीक से 4G 5G इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भर होने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या हमारी घरेलू कंपनियां इतनी ज्यादा अक्षम है कि इस तकनीकी को विकसित करने में, इसका परीक्षण करने में और लागू करने में सालों साल लगते ही जा रहे हैं और अब भी ये कार्य कब कंप्लीट होगा इसका कोई आइडिया नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आत्मनिर्भरता और राष्ट्रवाद बीएसएनएल के लिए एक बहुत ही आसान सा बहाना बन गया है और इसी की आड़ में इस प्रक्रिया को सालों साल जान करके खींचा जा रहा है। ये सवाल उठना बहुत ही जायज है क्योंकि इसका सीधा फायदा जियो और एयरटेल को हो रहा है। बीएसएनएल के रिवाइवल में जितना ज्यादा टाइम लगेगा, जियो और एयरटेल उतने ही टाइम तक मनमाने ढंग से अपने प्राइसेस बढ़ाते रहेंगे और जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय उस पैसे को चुकाने के। ऐसे में यह संदेह उठना बिल्कुल लाजमी है कि बीएसएनएल का रिवाइवल धीरे हो नहीं रहा बल्कि धीरे करवाया जा रहा है जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों के द्वारा। कहीं न कहीं पर्दे के पीछे बीएसएनएल के अधिकारी और ये निजी कंपनियां आपस में मिली हुई है। बीएसएनएल को 2019 से लेकर के आज तक ये जो 3,22,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये हमारे आपके इस देश की जनता के ही पैसे हैं। हमारे आपके टैक्सेस से ही बीएसएनएल में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन जाता है। तो जब सरकार के पास बीएसएनएल जैसी एक कंपनी है जो हमारे और आपके पैसों से चल रही है, तो फिर हमारे और आपके पास उसकी सर्विसेज इस्तेमाल करने का विकल्प क्यों नहीं? इतने सालों के बाद आज भी बीएसएनएल ऐसी क्यों नहीं बन पाई कि इसकी सर्विसेज का फायदा देश की जनता को मिल सके? जियो और एयरटेल फिर से मिल करके अगले ही महीने यानी दिसंबर 2025 में फिर से अपने टैरिफ के दाम 10 से 15% तक बढ़ाने वाले हैं और आम जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। बीएसएनएल के होने के बावजूद भी उनको इन कंपनियों द्वारा बढ़ाए गए पैसे चुकाने ही होंगे क्योंकि बीएसएनएल का होना और न होना लगभग बराबर ही हो गया है। दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को और मुझे और आपको भी ये समझना होगा कि टेली कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट और कॉलिंग अब कोई लग्जरी नहीं रह गई। अब यह एक बुनियादी जरूरत बन गई है जो हर इंसान का अधिकार होना चाहिए और हर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि बुनियादी जरूरतें न्यूनतम दरों पे देश की जनता को मिले, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जब से भाजपा सरकार देश में आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही अच्छे सुधार हुए हैं, लेकिन दूर संचार के क्षेत्र में बीएसएनएल के बिना डिजिटल इंडिया का सपना एक बहुत ही महंगा और आम आदमी के बाहर का ही सपना बन के रह जाएगा। इसीलिए हमें और आपको आवाज उठाना बहुत जरूरी है। हमें सरकार से पूछना होगा कि ये रिवाइवल इतना धीरे क्यों हो रहा है। अभी तक जो 3,22,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं वो कहाँ खर्च हुए हैं और ये जो भी खर्च हुए हैं उनका अभी तक उपयोग क्या रहा है। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इस चैनल को ग्रो करने में मेरी थोड़ी मदद हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।